हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो हम लोगों ने इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की सीरीज़ स्टार्ट करी थी और इसमें से हम लोगों ने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 अच्छे से कवर कर लिए हैं और मैंने इन दोनों ही चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स भी सेपरेट वीडियो में अच्छे से कवर किए हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 3 ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जो कि क्या है, मेजर इकोसिस्टम। यूनिट 2 में हम लोगों ने इकोसिस्टम के बारे में अच्छे से बात किए थे। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसके थ्रू उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जल्दी से देखते हैं इसका कंटेंट क्या है और हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, उसके बाद फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फिर ग्रासलैंड इकोसिस्टम, उसके बाद डेजर्ट इकोसिस्टम, उसके बाद एक्वेटिक इकोसिस्टम, उसके बाद नेक्स्ट है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, लोटिक इकोसिस्टम यानी कि रिवर्स, फिर मेराइन इकोसिस्टम एंड देन एस्चुरीज। ठीक है, इन सभी को हम लोग बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की और फॉरेस्ट इकोसिस्टम की। तो इंट्रोडक्शन में क्या कहा जाएगा, बस यही बताया जाएगा कि मेजर इकोसिस्टम क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि इकोसिस्टम जो होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं। तो ब्रॉडली ये जो डिवाइड होता है वो दो कैटेगरी में होता है। एक होता है हमारा टेरेस्ट्रियल, है ना, टेरेस्ट्रियल, और दूसरा होता है हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो हमें इन दोनों को अच्छे से कवर करना है और कंटेंट में भी दिया हुआ है कि टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, है ना, ये फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, ये सारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आते हैं। और एक्वेटिक इकोसिस्टम तो यहाँ कंटेंट में लिखा ही हुआ है। सबसे पहले देखते हैं कि इको का मतलब क्या है। इको का मतलब होता है हैबिटेट, है ना, मतलब इस सिस्टम मीन्स ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स, है ना, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये सिस्टम है इको, है ना। मैंने बताया था ना कि इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। तो वही है कि इको का मतलब यहाँ हैबिटेट आ जाता है ना। इंट्रोडक्शन पोर्शन में और बाकी कुछ दिया नहीं हुआ, तो हम डायरेक्ट मूव करते हैं हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। तो जल्दी से देखते हैं क्या है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि द वर्ड फॉरेस्ट इज डेराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड फॉरेस्ट मीनिंग आउटसाइड। जो वर्ड फॉरेस्ट है वो किस वर्ड से डेराइव हुआ है, लैटिन वर्ड, जो कि क्या है, फॉरिस, और इसका मतलब क्या होता है, आउटसाइड। ठीक है, इतना सा याद रखना है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि द रेफरेंस बिंग टू विलेज बाउंड्री फेंस दैट मस्ट हैव इंक्लूडेड ऑल अनकल्टिवेटेड एंड अनइनहैबिटेड लैंड। आगे क्या कहा जा रहा है कि ये रेफरेंस है विलेज बाउंड्री का, जो इंक्लूड करता है अनकल्टिवेटेड और अनइनहैबिटेड लैंड को। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है कि द फॉरेस्ट इकोसिस्टम इंक्लूड ए कॉम्प्लेक्स असेंबलेज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज। जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है ये क्या कर रहे होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट कम्युनिटीज को इंक्लूड कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर क्या कहा जा रहा है कि द नेचर ऑफ सॉइल, क्लाइमेट एंड लोकल टोपोग्राफी डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रीज एंड देयर अबंडेंस इन द फॉरेस्ट वेजिटेशन। जो वहाँ का सॉइल, वहाँ का क्लाइमेट और वहाँ का लोकल टोपोग्राफी ये डिटरमाइन करता है कि वहाँ के फॉरेस्ट में किस टाइप का ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और कितने अबंडेंस में ट्री वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, बेसिकली यही है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट भी तो बहुत टाइप के होते हैं। क्या क्या टाइप्स है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब सबसे पहले तो यहाँ पे क्या बार बार रिपीट हो रहा है, टेम्परेट, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। अब इसका हमें बेसिक मीनिंग समझना होगा। तो समझते हैं इसका बेसिक मीनिंग क्या है। देखो, ये सपोज दैट हमारा अर्थ है, ठीक है, और यहाँ से बीचों बीच क्या पास होता है, इक्वेटर, है ना, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि टेम्परेट, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। तो देखो बेसिक क्या डिफरेंस होता है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है इसे हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर इस एरिया के अकॉर्डिंग ज़्यादा गर्म होता है ना, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर और पोलर जोन यहाँ पे है ना, पोलर रीजन, इस
जोन के बीच का रीजन को टेम्परेट रीजन कहा जाता है। ठीक है, ये पूरी तरह पोल तक नहीं जाएगा, कुछ नीचे का ही रीजन है ना। सपोज दैट यहाँ तक मान लो, ये सारा रीजन को हम टेम्परेट रीजन कह सकते हैं। सिर्फ ऊपर ही नहीं, नीचे भी, है ना। ये नीचे भी क्या है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसके नीचे का एरिया है ना, जो पोल की तरफ जा रहा हो, इसे भी हम टेम्परेट जोन के अंदर डिनोट करेंगे। और यहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, इस एरिया के अकॉर्डिंग कम टेम्परेचर होगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट तो हमें समझ में आ गया, लेकिन एक और टर्म था जो क्या था, सब ट्रॉपिकल, है ना। सब ट्रॉपिकल वैसा क्लाइमेट होता है जहां पर टेम्परेचर ना ज़्यादा हो ना टेम्परेचर बहुत ही कम हो, यानी कि बीच का ट्रांजिशन जोन हो, उसी को हम सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहेंगे। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से हम एक एक फॉरेस्ट को अच्छे से कवर कर लेते हैं। सबसे पहले बात आता है कॉनीफेरस फॉरेस्ट की। कॉनीफेरस फॉरेस्ट, इसका नाम कैसे पड़ा, यानी कि यहाँ पे जो पेड़ होते हैं वो कोन शेप के होते हैं, है ना, पाइन ट्री लाइक। तो यहाँ पे यहाँ का रीजन कैसा होगा, यहाँ का रीजन कोल्ड रीजन होगा और यहाँ पे रेनफॉल भी हाई होंगे। ठीक है, और यहाँ का सीजनल क्लाइमेट जो होगा वो स्ट्रांग होगा विथ लॉन्ग विंटर्स। यहाँ पे विंटर्स कैसे होंगे, लॉन्ग एंड फेयरली शॉर्ट समर। लंबा विंटर होगा तो ऑब्वियसली है समर क्या होगा, शॉर्ट होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बेसिक क्या क्या फीचर निकल के आया कि कोल्ड रीजन होगा लेकिन रेनफॉल ज़्यादा होगा और लंबा विंटर होगा, यानी कि ओवरऑल मिला के क्या है, यहाँ का रीजन पूरा ठंडा हो रहा है। और ठंडा हो रहा है तो यहाँ पे बर्फ़ गिरेगा ना, तो इसीलिए बर्फ़ से बचने के लिए यहाँ के पेड़ कैसे होते हैं, कोन टाइप के होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, कॉनीफेरस फॉरेस्ट। अब इस कॉनीफेरस फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं जैसे कि स्पर्स, फिर पाइन ट्रीज़, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। और कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि लिंक्स, उल्फ, बियर, रेड फॉक्स, ये सारे आपके बुक्स में दिए गए हैं, आप इसके नाम पढ़ लेना। ठीक है, इसमें बुक में थोड़े से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं कि जब कॉनीफेरस ट्री के लीव्स गिरते हैं तो उसका लीटर फॉर्मेशन होता है ना, तो वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रिच नहीं होता है। ठीक है, और वो बहुत ही स्लोली ब्रोकन डाउन होते हैं। और ये जिस एरिया में होते हैं वहाँ का सॉइल क्या होता है, एसिडिक होता है और मिनरल डेफिशिएंट होता है। ये सारे बुक में लिखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। तो इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि जो टेम्परेट फॉरेस्ट होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होते हैं। टेम्परेट का मतलब समझ रहे हो ना, यानी कि ट्रॉपिकल और पोलर के बीच वाला क्लाइमेट। ठीक है, तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, यहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट होगा और इसका जो लीफ होगा वो ब्रॉड लीफ होगा, है ना, चौड़ा लीफ। ठीक, विच शेड देयर लीव्स। डेसिडियस का सीधा मतलब क्या हो रहा है कि इसके जो ट्रीज होंगे वो अपने लीव्स को शेड करेंगे, यानी कि गिराएंगे, है ना। और नए नए लीव्स कब उगेंगे, स्प्रिंग के टाइम में। ठीक है, ये फॉरेस्ट जो होता है ये बेसिकली नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, ईस्टर्न एशिया में, चिली में एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। ठीक है, विथ ए कोल्ड विंटर। यहाँ का विंटर कैसा होगा, कोल्ड। ऑब्वियसली ये एरिया क्या होगा, टेम्परेचर लेस, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे वही देश आएंगे ना जो जिसका टेम्परेचर क्या हो, कम हो। और यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल होता है वो 75 टू 150 सेंटीमीटर ही होता है। यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल नहीं होते हैं, इसीलिए ये डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ के जो ट्रीज़ होते हैं वो 40 टू 50 मीटर हाइट में होते हैं। ठीक है, जिसका लीव्स क्या होता है, थिन एंड ब्रॉड। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। और यहाँ का जो प्रोमिनेंट ट्री है वो कौन कौन सा है, मैपल, बीच, ओक, हिकोरी, बासवुड, ये सारे आपके बुक में दिए गए हैं। और हिमालयन रीजन में भी टेम्परेट वेजिटेशन पाए जाते हैं। अब आप बोलोगे कि हिमालयन रीजन में टेम्परेट वेजिटेशन कैसे पाए जाते हैं। देखो, हिमालय रीजन है, ये पड़ते तो ट्रॉपिकल रीजन में है, बट यहाँ हिमालय की हाइट क्या है, ऊंची है। और ऊंची होने की वजह से क्या होता है, लैंड एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। इसीलिए यहाँ पे भी टेम्परेट वेजिटेशन पाए जाते हैं, है ना। और हिमालय रीजन में जो वेजिटेशन उगते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पाइन, सेडार्स, फाइन एंड जूनिपर ट्रीज। तो सबसे खास बात क्या है कि ये जितने भी फॉरेस्ट हैं ये सारे हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। बट इंडिया क्या है, एक ट्रॉपिकल कंट्री है, इंस्टीड ये सारे फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं, है ना। यहाँ पे कॉनीफेरस फॉरेस्ट भी है, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट भी है। कॉनीफेरस फॉरेस्ट तो ऑब्वियसली सारे माउंटेन्स पे होंगे ही, है ना। आगे देखते हैं कि टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन का मतलब क्या है कि साल भर ये सारे ट्री क्या होंगे, हरे भरे होंगे।
तो ये ट्री बेसिकली कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट कहाँ से आया, मेडिटेरेनियन सी से। मेडिटेरेनियन टाइप का एक सबसे खास बात ये है, आप बस याद रखो कि मेडिटेरेनियन टाइप में समर में बारिश नहीं होती है, विंटर में बारिश होती है। ठीक है, बेसिक यही फीचर है इस टाइप के फॉरेस्ट होने के लिए। और यहाँ पे मेनली कैसे ट्री इनहैबिट करते हैं, लो एवरग्रीन ट्रीज। यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ होते हैं लेकिन एवरग्रीन होते हैं, पूरे साल हरे भरे होते हैं। और यहाँ के ट्री में कैसा लीव्स होता है, निडल लाइक, निडल के जैसे, और ब्रॉड लीव्स। निडल लाइक हो सकते हैं सुई के जैसे, या ब्रॉड लीव्स भी हो सकते हैं। यहाँ के जो ट्री की हाइट है वो बेसिकली 3 से 4 मीटर की होती है। यहाँ बहुत सारे ट्रीज और एनिमल्स पाए जाते हैं, ये सारे आप बुक से पढ़ लेना। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट का मतलब भी क्या होता है, एक तरह से एवरग्रीन फॉरेस्ट ही। तो टेम्परेट रेन फॉरेस्ट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे किस टाइप के एरिया होंगे, कोल्डर दैन एनी अदर फॉरेस्ट। यहाँ जितने भी अदर फॉरेस्ट है उस फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो कोल्डर होगा, सबके अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, टेम्परेचर भी अच्छे खासे हैं और रेनफॉल भी अच्छा खासा है ट्री को सपोर्ट करने के लिए। और सबसे अच्छा फीचर जो है इस फॉरेस्ट का कि यहाँ पे जो फॉग है ना, जो कोहरा गिरता है ना, वो फॉग बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है वाटर का, रेदर दैन रेनफॉल। रेनफॉल अक्सर नहीं होंगे लेकिन फॉग तो हमेशा होता है ना, और फॉग क्या एक बेटर सोर्स है वाटर का, और ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है इस फॉरेस्ट को। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब ये तो हम टेम्परेट के बारे में बताएं, अब क्या आ गया ट्रॉपिकल, यानी कि यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेट के अकॉर्डिंग ज़्यादा होगा। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पे बेसिकली पाए जाएंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। और सबसे अच्छा सोर्स क्या हो सकता है, इक्वेटर के आसपास, क्योंकि सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है वो इक्वेटर के पास होती है। ठीक है, एंड आर अमंग द मोस्ट डाइवर्स कम्युनिटी। ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है इसे हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ये एरिया सबसे ज़्यादा डाइवर्स होता है। हमारे अमेजोन के जो फॉरेस्ट हैं वो भी इसी एरिया में पाए जाते हैं। देखो, सबसे पहले बता दूं कि ट्री को ग्रो करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए, है ना, और रेनफॉल, वाटर बहुत अच्छे से मिलने चाहिए पेड़ को। और ये दोनों ही यहाँ पे प्रेजेंट है ना, यहाँ पे टेम्परेचर भी प्रेजेंट है और रेनफॉल भी अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ये एरिया क्या होगा, सबसे ज़्यादा डाइवर्स होगा। यहाँ पे प्लांट के भी बहुत सारे स्पीसीज पाए जाएंगे और एनिमल्स और बर्ड्स के भी बहुत सारे स्पीसीज पाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट का मतलब क्या हो गया कि ये सीजनली ग्रो करेंगे, यानी कि डेसिडियस टाइप। यहाँ पे क्या होता है, देखो मेन क्या है, यहाँ का फीचर कैसा होगा, यहाँ पे एनुअल रेनफॉल जो होंगे वो बहुत ही हाई होंगे लेकिन पूरे साल नहीं होंगे। ठीक है, ड्राई और वेट पीरियड आते रहेंगे, है ना, बारिश होंगे तो एक टाइम में बहुत हो जाएंगे और दूसरे टाइम में बारिश होंगे ही नहीं। ठीक है, ये है इसका मेन फीचर। और हमारे इंडिया में ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट में जो सबसे अच्छा ट्री होता है वो किसका होता है, टीक का, टीक। ठीक है, और बम्बू भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइमेट श्रब है इस एरिया का। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्या आता है, सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सब ट्रॉपिकल का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर क्या होगा, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। और ये जो रीजन है फेयरली, यहाँ पे क्या होता है, हाई रेनफॉल होता है बट लेस टेम्परेचर। यहाँ पे बेसिक क्या है, रेनफॉल अच्छा खासा हो जाता है बट टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, टेम्परेचर कम। और लेकिन ट्री को अच्छे से ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, ये दोनों ही चाहिए, लेकिन यहाँ एक चीज़ की कमी आ जा रही है, इसीलिए हम इसे अलग से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो वेजिटेशन होंगे वो बेसिकली कैसे होंगे, महोगनी, पाम्स, ओक, ये सारे ट्रीज़ यहाँ पे उगेंगे। ठीक है, और एनिमल लाइफ जो होता है वो वेरी सिमिलर होता है किसके, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के, क्योंकि अच्छे खासे पेड़ यहाँ पे भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे थे बेसिक डिफरेंस इन सारे फॉरेस्ट का, और इसमें कुछ भी समझने लायक नहीं है। तो जल्दी से देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट क्या है। अब फॉरेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, कैसे कैसे ये आप सब लोग बहुत ही बेहतर जानते हो, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, जैसे कि फ्यूल वुड, है ना, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल, हैबिटेट और सॉइल फर्टिलिटी। फ्यूल वुड कैसे प्रोवाइड करता है, आप जानते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सोर्स है वुड का, तो वुड क्या है, एक बेटर सोर्स है फ्यूल के लिए, है ना। फॉरेस्ट प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो हम लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं।
और रॉ मटेरियल तो बहुत ही बेसिक थिंग है, ये सारे इंडस्ट्री में ज़रूरत पड़ती है और वो सारे कहाँ से आते हैं, सारे हमारे फॉरेस्ट से आते हैं। और हैबिटेट हमारे वाइल्ड लाइफ के लिए सबसे बेसिक जो रहने का एक बेटर सोर्स है वो क्या है, वो हमारा फॉरेस्ट है। सो हैबिटेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट क्या है, सॉइल फर्टिलिटी। ऑब्वियसली है कि पेड़ लगेंगे तो वहाँ का सॉइल क्या होगा, फर्टाइल होगा, वहाँ पे सॉइल ज़्यादा इरोड नहीं होंगे और वहाँ की फर्टिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि जब पेड़ से पत्ते गिरते भी है तो भी वो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। तो फॉरेस्ट क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस हो सकते हैं फॉरेस्ट के, ये सारे क्या है, बेसिक चीज़ है जो मैंने आपको बता दी है। इसके आगे क्या हो सकता है ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन। अब फॉरेस्ट तो है लेकिन इसे कंजर्व कैसे किया जाए। तो देखो, सबसे बेसिक जो प्रॉब्लम है फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करने का वो क्या है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यानी कि अर्बेनाइजेशन क्या हो रही है, अर्बेनाइजेशन क्या हो रही है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। और ये बढ़ेगी तो लोग बहुत ज़्यादा हो गए ना, तो लोग के रहने के लिए जगह बचा ही नहीं, एग्रीकल्चर करने के लिए जगह बचा ही नहीं। तो अर्बनाइजेशन, एक्सपांशन ऑफ एग्रीकल्चर, एक्सट्रैक्शन ऑफ टिम्बर, ये सारे क्या कर रहे हैं, हमारे फॉरेस्ट को थ्रेट कर रहे हैं, है ना। तो ये सारे प्रॉब्लम है। हमें प्रॉब्लम पता रहेगा तो इसका सॉल्यूशन ढूंढना आसान होता है। तो हमें पता है कि फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करने में अर्बनाइजेशन का हाथ है, पॉपुलेशन का इंक्रीज होना है, एग्रीकल्चर का एक्सपांशन होना है, टिम्बर का एक्सट्रैक्शन होना है, जितने भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उसका एक्सप्लॉयटेशन होना, ये सारे क्या हो रहे हैं, ये सारे हमारे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो बहुत सारे स्कीम हमारे गवर्नमेंट भी लॉन्च करती है कि हम फॉरेस्ट को कंजर्व करके रख सके, लेकिन सिर्फ मैनेज करने से या गवर्नमेंट को कंट्रोल करने से नहीं होगा। हम सारे की ये ड्यूटी है कि हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट को कंजर्व कैसे किया जा सकता है, सबसे पहले क्या करना होगा, एफॉरेस्टेशन, है ना, मैं सिर्फ बोल देती हूँ, ठीक है। एफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ ज़्यादा लगाना है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, एग्रीकल्चर को ज़्यादा एक्सपांड नहीं करना है, और सबसे अच्छा क्या हो सकता है कि जो फॉरेस्ट फायर होता है उसे हमें कंट्रोल करना है। उसके लिए अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए कि हम फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि अच्छे अच्छे जंगलों में जैसे कि अमेजन फॉरेस्ट में भी आग लग रहे हैं, इसे हमें मैनेज करके चलना चाहिए और हमें बैलेंस्ड अप्रोच में सारे काम करने चाहिए। तो इससे क्या हो सकता है, इससे हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रासलैंड इकोसिस्टम, इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। एक बार प्लीज़ आप PDF या अगर आपके पास बुक है तो आप बुक पढ़ सकते हैं, इससे आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, हैव ए गुड डे।